4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात तारीख़ और शहरियत का सबक नंबर 3 दस्तूर की खुसूसियत। आज इस वीडियो में आपको ये सबक पढ़ाया जाने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप इससे क़ब्ल के तमाम असबाक़ की वीडियोस देख सकें। इस वीडियो के अख्तिताम पर आपको सवाल जवाब के बारे में रहनुमाई की जाने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सबक की, दस्तूर की खुसूसियत। गुज़िश्ता 2 असबाक़ में हमने दस्तूर साजी और दस्तूर की तमहीद के बारे में मालूमात हासिल की। हमने मुख्तदिर समाजवादी, गैर मजहबी मुल्क और अवामी जमहूरिया जैसी इस्तिलाहात का मफ़हूम भी समझ लिया है। दस्तूर की तमहीद में दिए हुए मकासिद हमारे दस्तूर की खुसूसियात भी हैं। हम इस सबक में मुंदरजा बाला खुसूसियत के अलावा दस्तूर की दीगर खुसूसियात का मुताला करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम दस्तूर की खुसूसियत में वफाकी निज़ाम हुकूमत। वफाकी निज़ाम हमारे दस्तूर की एक अहम खुसूसियत है। वसी इलाक़ों और कसीर आबादी वाले ममालिक में हुकूमत करने का एक तरीक़ा वफाकी निज़ाम हुकूमत है। वसी इलाक़ा होने की वजह से एक ही मकाम पर इतने बड़े इलाक़े का इंतज़ाम करना मुश्किल होता है। मज़ीद ये कि दूर दराज के इलाक़े नज़रअंदाज हो जाते हैं और इन इलाक़ों के लोगों को हुकूमती उमूर में शामिल होने के मौक़े भी नहीं मिलते। इसलिए वफाकी निज़ाम में 2 सतहों पर हुकूमत होती है। पूरे मुल्क की हिफाजत करना, दीगर मुल्कों से कारोबार और ताल्लुक़ रखना, अमन कायम रखना वगैरह उमूर मरकज़ी हुकूमत संभालती है। इसे मरकज़ी हुकूमत या वफाकी हुकूमत कहते हैं। वफाकी हुकूमत पूरे मुल्क का कारोबार संभालती है। हम जिस इलाक़े या रियासत में रहते हैं, इस रियासत के हुकूमती उमूर चलाने वाली हुकूमत रियासती हुकूमत कहलाती है। रियासती हुकूमत एक मखसूस रियासत का निज़ाम हुकूमत संभालती है, मसलन महाराष्ट्र की रियासती हुकूमत। 2 सतहों पर आपसी तालमेल के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर क़ानून साजी करके हुकूमती उमूर चलाने के निज़ाम को ही वफाकी निज़ाम कहते हैं। आप पेंसिल लीजिए और यहाँ पर इस जुमले को अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको वफाकी निज़ाम हुकूमत किसे कहते हैं ये बताने में आसानी हो और समझने में, कि जहाँ पर 2 सतहों में तालमेल के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर क़ानून साजी करके हुकूमत चलाई जाती है, ऐसे निज़ाम को वफाकी निज़ाम हुकूमत कहते हैं। आप आसान ज़बान में इस तरह समझ सकते हैं कि हुकूमत 2 हिस्सों में जहाँ बटी हो वो वफाकी हुकूमत कहलाएगी। अब इनमें इख्तियारात की तकसीम हम देखते हैं। वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत के दरमियान दस्तूर ने इख्तियारात की तकसीम की है। इससे पहले हमने दस्तूर के तमहीद में भी देखा था कि उसकी क्या क्या खुसूसियत है, क्या क्या उसमें दिया गया है। तो यहाँ पर इख्तियारात की भी तकसीम दी हुई है। आइए देखें कि इस तकसीम के मुताबिक किन मौज़ूआत के इख्तियार से किसे इख्तियार हासिल है। हमारे दस्तूर ने 3 फहरिस्तें तैयार की हैं जिनमें मुख्तलिफ मौज़ूआत को शामिल किया गया है। दस्तूर के मुताबिक 3 फहरिस्तें हैं और इनके काम बांट कर दिए गए हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं आपके घर में या फिर स्कूल में, मदरसे में, हर एक के ज़िम्मे कोई ना कोई काम दिया जाता है। हर क्लास टीचर को अपनी क्लास संभालने की जिम्मेदारी होती है, सब्जेक्ट टीचर को सब्जेक्ट संभालने की जिम्मेदारी होती है और सबके तालमेल से जो है स्कूल का इंतज़ाम या घर का इंतज़ाम आपके चलता है। ठीक उसी तरीके से सरकार और हुकूमत चलाने के लिए भी दस्तूर ने कुछ मौज़ूआत यानी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बांट कर दिए हैं कि इन मौज़ूआत पर हुकूमत मरकज़ी हुकूमत काम करेगी, इन मौज़ूआत पर स्टेट की हुकूमत या रियासती हुकूमत काम करेंगी। तो चलिए हम देखते हैं अब ये 3 फहरिस्तें कौन सी हैं। पहली फहरिस्त को मरकज़ी या वफाकी फहरिस्त कहा जाता है। इस फहरिस्त में कुल 97 मौज़ूआत हैं। इसे अंडरलाइन कीजिए आप कि पहली फहरिस्त को मरकज़ी या वफाकी फहरिस्त कहा जाता है। इसमें 97 मौज़ूआत हैं जिन पर वफाकी हुकूमत क़ानून साजी का इख्तियार रखती है। रियासती इख्तियारात की रियासती फहरिस्त में कुल 66 मौज़ूआत हैं। 2 आपको पॉइंट यहाँ याद रखना है, मरकज़ी और वफाकी फहरिस्त में 97 मौज़ूआत है और रियासती फहरिस्त में 66 मौज़ूआत हैं जिन पर रियासती हुकूमत क़ानून साजी करती है। तीसरी फहरिस्त मुश्तरका फहरिस्त है। एक सेंट्रल के पास है, एक स्टेट के पास है और एक लिस्ट, एक फहरिस्त जो है वो दोनों मिलकर करते हैं, उसे मुश्तरका कहते हैं, जिसमें 47 मौज़ूआत हैं। इन 3 आपको नंबर्स को हमेशा याद रखना है। आपको ये कभी भी आपको सवालात आते हैं जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या फिर मुकाबला जाती इम्तिहान देते हैं, तब उसमें ये सवाल आपको आ सकता है। तो आप 97, 66 और 47 हमेशा याद रखें।
इनमें मौजूद मौज़ूआत पर दोनों हुकूमतों यानी वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमत को कानून साजी का इख्तियार है। इन 3 फहरिस्तों में दर्ज मौज़ूआत के अलावा किसी नए मौजू पर कानून साजी का इख्तियार वफाकी हुकूमत को होता है। इस इख्तियार को खुसूसी इख्तियार कहा जाता है, यानी मुल्क के हालात के मुताबिक अगर कोई हुकूमत सोचे कि उसे कुछ तब्दीली करना है क़वानीन में, तो इसका इख्तियार भी दस्तूर ने वफाकी हुकूमत को, सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारे दिया है। क्या आप जानते हैं भारत की वफाकी हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम खुसूसियात से पुर है। वफाकी हुकूमत और रियासती हुकूमतों के लिए बाहमी ताउन के जरिए मुल्क की तरक्की करना इसी वजह से मुमकिन होता है कि हुकूमती उमूर में शहरियों की शमूलियत इसी तरीके की देन है। यानी कि हमने देखा है इसमें कि इख्तियारात की तकसीम की वजह से ही मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमत दोनों के मिलकर काम करने से मुल्क तरक्की करता है। अब देखेंगे हम कौन से मौज़ूआत किसके पास है। वफाकी हुकूमत के पास जो मौज़ूआत है, दिफा, खारजा उमूर, जंग और अमन, करेंसी, बैनुल अक़वामी तिजारत। रियासती हुकूमत के पास जो मौज़ूआत है उसमें है ज़राअत, नज़्म व नस्क़, मुक़ामी इंतज़ामिया, सेहत, जेल इंतज़ामिया वगैरह। और दोनों हुकूमतों के पास जो मुश्तरका मौज़ूआत है उसमें आता है रोज़गार, माहौलियात, माशियात और समाजी मनसूबाबंदी, इनफरादी कानून साजी, तालीम वगैरह। ये 3 आप अंडरलाइन करके रखिए। तीनों मौज़ूआत की यहाँ पर आपको उसके शोबे दिए हुए हैं। अब देखेंगे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े। भारत में एक वफाकी हुकूमत, 29 रियासती हुकूमतें और 7 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े हैं। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े वफाकी हुकूमत के मातहत होते हैं। नई दिल्ली, दमन देव, पुदुचेरी, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े हैं। यानी कि 29 रियासती हुकूमतें हैं हमारे हिंदुस्तान में और 7 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े हैं जहाँ का इंतज़ामिया मरकज़ी हुकूमत देखती है। अब देखिए, क्या आप जानते हैं ये है हमारा 50 का राइज नोट। इसके अलावा भी अब नया नोट आ चुका है जो कि इस किताब में नहीं है, लेकिन ये भी नोट अभी हमारे पास चलता है, ये राइज है। अब देखिए, इसमें आपने नोट देखे हैं, इन पर भारत सरकार लिखा हुआ होता है, यानी मरकजी हुकूमत की जानिब से जमानत मुहैया किया हुआ। पुलिस के कांधों पर लगे बिल्ले बैच आपने देखे होंगे, तो उन पर महाराष्ट्र पुलिस लिखा हुआ दिखाई देता है, यानी ये महाराष्ट्र पुलिस, ये रियासती पुलिस है, हमारे महाराष्ट्र की पुलिस का निशान इम्तियाज है। ये सिर्फ महाराष्ट्र की पुलिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। भारतीय रेल और महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल भी आपने पढ़ा होगा। यानी इसका मतलब आपको समझाना यहाँ पर ये है कि अपने मुल्क में 2 सतहों पर हुकूमत होती है, एक मरकजी हुकूमत और एक रियासती हुकूमत। मसलन महाराष्ट्र हुकूमत, कर्नाटक हुकूमत वगैरह। यानी महाराष्ट्र की जो भी गाड़ियाँ होंगी, एसटी बसेज होंगी, उन पर आपको महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल का निशान इम्तियाज मिलेगा। और जो रेल होगी तो रेल पूरी मरकजी हुकूमत के तहत चलती है, इसीलिए आपको उस पर भारतीय रेल मिलेगा, महाराष्ट्र रेल लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कर्नाटक रेल लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रेल जो है मरकजी इंतजाम के तहत चलती है, ये पूरे महाराष्ट्र पर एक ही हुकूमत इस पर कंट्रोल रखती है। तो ये फ़र्क है रियासती हुकूमत का और महाराष्ट्र की हुकूमत या फिर दूसरे मरकजी हुकूमत का। अब हम देखेंगे पार्लिमानी तर्ज हुकूमत। भारत के दस्तूर ने हुकूमत के लिए पार्लिमानी तर्ज तजवीज़ किया है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत यानी पार्लियामेंट यानी मजलिस कानून साज का फैसला करने का इख्तियार होता है इन्हें। भारत की पार्लियामेंट में सदर जमहूरिया, लोकसभा यानी ऐवान ज़ेरी और राज्यसभा यानी ऐवान बाला शामिल है। पार्लियामेंट में 3 पॉइंट्स होते हैं, सदर जमहूरिया, लोकसभा और राज्यसभा, ये 3 मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। बराह रास्त हुकूमती उमूर चलाने वाली वज़रा कौंसिल का इंतखाब करके इंतखाब भी लोकसभा से ही किया जाता है। यानी जो हुकूमती वज़रा होते हैं, जो हुकूमत चलाने वाले वज़ीर होते हैं, उनका इंतखाब लोकसभा से किया जाता है और उसी में से फिर वज़ीर आज़म बनाया जाता है। ये वज़रा कौंसिल लोकसभा ही को जवाबदा होती है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत में पार्लियामेंट में होने वाले मुबाहिसे और गौर व खौस निहायत अहम होते हैं। अब देखेंगे हम आज़ाद अदलिया यानी अदालत। भारत के दस्तूर ने आज़ादाना निज़ाम इंसाफ कायम किया है। जब तनाज़ात आपसी बातचीत से हल ना हो सके, इस सूरत में लोग इंसाफ हासिल करने के लिए अदालत जाते हैं। अदालत दोनों फरीकों की बात सुनकर फैसला करती है। इंसाफ रिसानी का ये काम नहायत गैर जानिबदारी के साथ होता है। अदालतों पर किसी भी किस्म का दबाव ना हो, इसलिए दस्तूर में अदलिया को ज़्यादा से ज़्यादा आज़ादी फराहम करने के लिए क़वानीन वज़ा किए गए हैं। मसलन जजों का तक़र्रुर हुकूमत नहीं बल्कि सदर जमहूरिया बराह रास्त करते हैं। जजों को आसानी के साथ उनके ओहदे से बरतरफ नहीं किया जा सकता।
یعنی کسی بھی ملک کی ترقی کا انحصار آزاد عدلیہ پر ہوتا ہے۔ انصاف تبھی قائم ہوگا جب عدلیہ آزاد ہو اور اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ یا پریشر نہ ہو، اور اس کے لیے جو ہے صدر جمہوریہ ان کے ججوں کو منتخب کرتا ہے، اور انہیں برطرف کرنا، انہیں اپنی نوکری سے نکالنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جو ہے عدالت اپنے کام اچھی طرح سے انجام دیتی ہے۔ واحد شہریت، بھارت کے دستور نے ملک کے شہریوں کو واحد شہریت دی ہے، یعنی بھارتی شہریت۔ اس نقشے میں دیکھیے آپ کو ہمارا ملک بھارت دکھایا گیا ہے، اور بھارت میں ہمیں بین الاقوامی سرحد، ریاستی سرحد، ملک کی راجدھانی، ذیلی ریاستوں کی راجدھانی اور مرکز کے زیر انتظام علاقے کی راجدھانی، ان تمام باتوں کو اشاریہ کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ یہاں پر دیکھیے پوری 29 ریاستیں آپ کو نظر آئیں گی، آپ ان تمام میں الگ الگ رنگ بھریے تاکہ یہ آپ کو نظر آئیں۔ یہ ہے آپ کا ہوم ورک۔ اب دیکھیں گے ہم دستور میں تبدیلی کا طریقہ۔ دستور میں درج ترمیمات یعنی شقوں میں حالات کے مطابق تبدیلی یا اصلاح کرنا ہوتی ہے، لیکن دستور میں بار بار تبدیلیاں کرنے سے عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے کسی بھی قسم کی تبدیلی یا ترمیم سے قبل اس پر غور و خوض ایک مکمل عمل دستور میں واضح کیا گیا ہے۔ دستور میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنا ہو تو اس طریقے سے کرنا پڑتی ہے۔ دستور میں تبدیلی کا یہ عمل کئی خصوصیت کا حامل ہے، یہ نہ بہت مشکل ہے اور نہ نہایت آسان۔ اس میں اہم تبدیلیوں اور اصلاحات کے لیے غور و فکر کی گنجائش فراہم کی گئی ہے۔ عام طور پر اس میں اتنی لچک ہے کہ دستور میں اصلاح یا تبدیلی کرنا آسان ہو سکتا ہے یا تبدیلی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے الیکشن کمیشن یعنی انتخابی ماموریہ۔ الیکشن کمیشن سے متعلق آپ نے اخبارات میں پڑھا ہی ہوگا۔ بھارت چونکہ ایک جمہوری ملک ہے، اس لیے عوام کو ایک مخصوص مدت کے بعد دوبارہ اپنے نمائندے منتخب کرنا ہوتے ہیں، اور ہمارے بھارت میں، ہمارے ہندوستان میں تو بہت ہی دھوم دھڑاکے سے الیکشن آتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ووٹنگ ہے، الیکشن ہے، متدان ہے، تو یہ بات آپ نے کہیں نہ کہیں سنی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے انتخابات منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان انتخابات کا انعقاد کھلے اور آزادانہ ماحول میں ہونا ضروری ہے۔ اسی وقت شہریوں کے پسندیدہ نمائندے کو کسی بھی دباؤ کے بغیر وہ منتخب کر سکتے ہیں۔ اگر حکومت انتخابات کا انعقاد کرتی ہے تو آزادانہ اور کھلے ماحول کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اس لیے ہمارے دستور نے انتخابات منعقد کروانے کی ذمہ داری ایک آزاد ادارے کو سونپی ہے جسے الیکشن کمیشن کہا جاتا ہے۔ ہم انتخابات کے انعقاد کی ذمہ داری الیکشن کمیشن پر ہی ہوتی ہے، یعنی جو بھی اہم انتخابات ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن ہی کراتا ہے۔ حکومت کی جانب سے یہ الیکشن نہیں لیے جا سکتے، اس کے لیے ایک علیحدہ ادارہ ہے جسے الیکشن کمیشن کہتا ہے۔ اس کا کام ہے کہ ہر طرح کے الیکشن منعقد کروانا اور انہیں مکمل کر کے پورا آگے سرکار بنانے میں مدد کرنا۔ ہمارے دستور کی بہت سی خصوصیات ہیں۔ ہم اس سبق میں ہم نے کچھ ہی اہم خصوصیات کا مطالعہ کیا ہے۔ بنیادی حقوق سے متعلق تفصیلی قانون سازی بھی ہمارے دستور کی اہم خصوصیت ہے۔ ہم اگلے سبق میں اس خصوصیت کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں یہ آپ کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو سوال جواب کی رہنمائی کرنے کی بات کہی تھی ویڈیو کے ابتدا میں، تو سنیے، ہم نے آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سبق کے سوال جواب کی لنک بھی دی ہوئی ہے، آپ اسے وہاں سے دیکھیے اور حل کیجیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔